हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और यह टॉपिक जुड़ा हुआ है IR यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से यह टॉपिक इसलिए जुड़ा हुआ है दोस्तों, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर कुछ दिनों पहले रूस की राजधानी मॉस्को गए थे, मॉस्को की यात्रा पर थे, और इसी दौरान इन्होंने एक बात कही। क्या कहा? ग्लोबल साउथ इन एक्यूट पेन रिटर्न टू टेबल जयशंकर टू रसिया, है ना। भारत के विदेश मंत्री महोदय ने रसिया में ये बातें कही। क्या कही? ग्लोबल साउथ के बारे में कहा है कि यह अभी कष्ट की स्थिति में है ना। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या हुआ, इसी को आज की चर्चा में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस ग्लोबल साउथ की बात भारत के विदेश मंत्री ने कहा है वह क्या है, उसका मतलब क्या है, और इस संदर्भ में जो अन्य आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, ये क्या कुछ कहते हैं, और साथ ही भारत का ग्लोबल साउथ के साथ क्या कुछ रिलेशन है, क्या कुछ संबंध है कि नहीं। तो आइए इस चर्चा को थोड़ा विस्तार से समझते हैं और एक एक कर इसके पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत के विदेश मंत्री महोदय रूस की यात्रा पर जब गए तो उन्होंने विभिन्न पक्षों पर वहां पर चर्चा की। क्लियर? कौन कौन से पक्ष पर चर्चा की? एक पक्ष रहा रक्षा सहयोग का, दूसरा रहा आर्थिक सहयोग का, और तीसरा रहा आतंक का मुद्दा। क्लियर? रक्षा सहयोग के कंटेक्स्ट में दोनों देशों ने, दोनों पक्षों ने यह सहमति जताई है कि हम दोनों मिलकर करके संयुक्त रूप से हथियारों का निर्माण और बेहतर तरीके से करेंगे और इसमें बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? आपको पता होना चाहिए कि भारत और रूस के ही सहयोग से एक बहुत महत्वपूर्ण मिसाइल का निर्माण किया गया है, और उसका नाम क्या है? ब्रह्मोस, है ना। ब्रह्मपुत्र भारत की नदी और मस्कोवा रूस की नदी के नाम पर उस मिसाइल का नाम पड़ा था ब्रह्मोस। तो ऐसी ही दिशा में इसी तरीके के हथियारों और उपकरणों को और निर्माण करने के लिए और इनका बेहतर तरीके से सुसज्जित तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नए उपकरणों का निर्माण करने की कोशिश इस सहयोग के माध्यम से की जा रही है। क्लियर? दूसरा है आर्थिक सहयोग, है ना। आर्थिक सहयोग के कंटेक्स्ट में दो तीन बातें यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि भारत जो है तेल और गैस का महत्वपूर्ण आयातक देश है। किससे? तो रूस से, है ना। और इस संदर्भ में भारत ने यह स्पष्ट कहा है कि हम रूस से जिस तरीके से, जिस मात्रा में तेल और गैस का आयात करते हैं वो हम कंटिन्यू रखेंगे, वो हम जारी रखेंगे, ताकि हमारे यहाँ जो उपभोक्ता हैं उनको एज सच कोई खास परेशानी न हो। क्लियर? दूसरी बात ये है कि भारत और रूस के बीच में एक चेन्नई से लेकर करके रूस के व्लादिवोस्तोक तक एक समुद्री मार्ग का विकास किया जा रहा है। इस पर भी बातचीत की गई है, ठीक है ना। और जब ये समुद्री मार्ग काम करना शुरू कर देगा तो रूस और भारत के बीच में एक लंबा समय जो लगता है व्यापारिक जहाज़ों के आने जाने में, उस लंबे समय को कम करने में मदद मिल सकती है ना। तो इस कंटेक्स्ट में भी यह जो व्यापारिक मार्ग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पर सामने आ रहा है। और दूसरा एक इसका रणनीतिक पक्ष भी है। रणनीतिक पक्ष ये है दोस्तों कि यह जो हिस्सा है रूस का, ये पूर्वी भाग में है, और चीन अपने पूर्वी भाग में बहुत अधिक प्रसार कर रहा है। तो चीन के प्रत्युत्तर में, चीन की प्रतिक्रिया में, चीन को प्रतिसंतुलित करने के दृष्टिकोण से भारत और रूस के बीच में यह जो एक सहयोग है, यह सहयोग एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। और साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत इस माध्यम से जो है रूस के साथ सहयोग करना चाहता है ना। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, ठीक है। अब इस सहयोग में आप इस मार्ग का नाम लिख सकते हैं चेन्नई से व्लादिवोस्तोक समुद्री व्यापारिक मार्ग,
क्लियर। साथ ही इस मार्ग के जरिए भारत जापान के साथ भी संपर्क स्थापित कर सकता है। तो इसका दो पहलू है, एक व्यापारिक पहलू है और दूसरा रणनीतिक पहलू है। दोनों ही यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। तीसरा, भारत ने यह भी कहा है कि हम अनाज के मामले में, है ना, अनाज शिपमेंट में हम सहायता करने के लिए हमेशा से तैयार हैं। रूस को यदि कभी भी अनाज की आवश्यकता होगी तो हम यहां से अनाज भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहां पर भारत के विदेश मंत्री महोदय ने वहां पर रूस में बातचीत के दौरान की है। और इसके अलावा आतंक के मुद्दे पर भी बातचीत की गई। क्लियर। तो ये तो कुछ आपसी द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई, ये तो हुई, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ग्लोबल साउथ को लेकर करके चिंता भी जाहिर की है ना। ग्लोबल साउथ को लेकर करके चिंता जाहिर करने का कारण यह है दोस्तों कि उनका कहना है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वैश्विक स्तर पर, वह कुछ इस तरीके से हैं कि वर्तमान में ग्लोबल साउथ को तरजीह नहीं मिल रहा है ना। तरजीह नहीं, तरजीह का मतलब इनको वरीयता नहीं दी जा रही है, इनको प्रायोरिटी में नहीं रखा जा रहा है ना। इनको आइसोलेटेड रखने की कोशिश की जा रही है, इनको अलग थलग रखने की कोशिश की जा रही है। क्लियर। अब ये ग्लोबल साउथ क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें चिंता नहीं करनी है। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है, इसमें कौन से महादेश, कौन से देश वगैरह शामिल हो सकते हैं, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो चिंता जाहिर की गई है वह कुछ इसी तरीके से दर्शा रही है कि इनको वरीयता नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही जो वर्तमान में एक पूर्वी पश्चिमी संघर्ष है ना, संघर्ष का प्रभाव। पूर्वी पश्चिमी संघर्ष का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ पूरब में यूक्रेन, रूस, चीन जैसे देश, पश्चिम में अमेरिका और यूरोप जैसे महादेश और अमेरिका जैसे देश, है ना। तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो एक टकराव की स्थिति बनी हुई है, उसमें अमेरिका और यूरोप जहां रूस का साथ, यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, वहां रूस इस मामले में अलग थलग पड़ रहा है। क्लियर। रूस का साथ चीन देता हुआ दिख रहा है कि नहीं। दूसरी बात, अमेरिका और चीन के बीच में अक्सर टकराहट की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसे में जो ग्लोबल साउथ का मुद्दा है, ग्लोबल साउथ को जो अपेक्षाएं हैं विकसित देशों से, वो अपेक्षाएं फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। क्लियर। यहां पर ये चीजें हमें समझने की आवश्यकता है। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र में जो एक सुधार की अपेक्षा की जा रही थी, वह सुधार अभी तक नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जो विश्व बैंक है, जो विश्व व्यापार संगठन है, इनमें भी एज सच कुछ खास सुधार की स्थिति अभी तक नहीं देखी गई है। इन देशों को ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आने वाले जो देश हैं, इनको इन संगठनों में खास वरीयता नहीं दी जाती है। इनकी पहचान को उसमें छिपाने की कोशिश की जाती है, इनको दरकिनार करने की कोशिश की जाती है, इनके जो प्रस्ताव हैं उसको धीमा करने की कोशिश की जाती है ना। तो ऐसी स्थिति में एस जयशंकर महोदय ने इस मामले में चिंता जाहिर की है ना। और यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि जब बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र दिवस का आयोजन किया गया, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मौके पर, तब फिर उस दौरान भी एस जयशंकर महोदय ने ग्लोबल साउथ के प्रति भारत का जो एक संबंध है वो मजबूत करने की बात कही है कि हम ग्लोबल साउथ के प्रति अपना जो नेतृत्व है, अपना जो प्रतिनिधित्व है, वो हम और आगे व्यापक करेंगे और मजबूत करेंगे। और इसके लिए अपेक्षा की है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ में, अफ्रीकी यूनियन के साथ में भारत का जो संपर्क है, संबंध है, वो और बेहतर किया जा सके। क्लियर। अभी तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझने में। अब हम थोड़ा ये समझें कि भाई जिस ग्लोबल साउथ को लेकर करके मैंने अभी बातचीत की, आखिर वह ग्लोबल साउथ है क्या, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ग्लोबल साउथ के कॉन्टेक्स्ट में पहली बात तो यह समझ लेनी है कि यह कोई स्पष्ट तौर पर भौगोलिक विभाजन नहीं है ना। ग्लोबल साउथ भौगोलिक विभाजन नहीं है, ठीक है। आपको यह नहीं समझना है कि
भूमध्य रेखा के उत्तर में जो भी महादेश हैं, जो भी देश हैं, वो ग्लोबल नॉर्थ हो गए, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो भी महादेश हैं, जो भी देश हैं, वो ग्लोबल साउथ हो गए। ऐसा नहीं है ना। ये मैंने एक इमेज यहाँ साझा की है आप सभी के साथ। ग्लोबल साउथ कंट्रीज 2022 के कॉन्टेक्स्ट में जो ग्लोबल वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से ये एक इमेज दर्शाई गई है। और इस संदर्भ में यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो ग्रीन से दर्शाए गए हैं वो सभी क्या है, ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आते हैं। इसमें सेंट्रल अमेरिका यानी कि मध्य अमेरिका, लैटिन अमेरिकी देश, दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देश, अफ्रीकी देश और भारत, चीन जैसे देश, और फिर इधर जो मध्य पूर्व का इलाका है, ये सभी जो है ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो ये ऑस्ट्रेलिया है, जो ये जापान है ना, ये सभी ग्लोबल साउथ के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल साउथ में है, लेकिन ये ग्लोबल साउथ के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये ग्लोबल नॉर्थ के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब यही है कि एज सच कोई स्पष्ट भौगोलिक विभाजन नहीं है। केवल विकसित देशों के कंटेक्स्ट में जो अर्थव्यवस्थाएं जहां जहां पर विकसित हैं, उनके कंटेक्स्ट में ये बातें आपको समझने की आवश्यकता है। और जहां जहां पर जीवन का स्तर लो है, बेरोजगारी की समस्या है, निर्धनता की समस्या विद्यमान है, अवसंरचनात्मक ढांचा अभी तक विकास कर ही रहा है, पूरा फुल प्रूफ डेवलप्ड नहीं हुआ है, तो ऐसे में जहां जहां भी जिन देशों महादेशों में ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं, उन सभी को ग्लोबल साउथ की कैटेगरी में रखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बात करते हैं कि भाई ग्लोबल साउथ और इसके महत्व के कंटेक्स्ट में जो साझा हित है, वो साझा हित क्या है? तो पहली बात तो यही है कि ये देश चाहते हैं कि एक दूसरे की संप्रभुता का हम सम्मान करें, है ना। कोई किसी में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, सभी देश को संप्रभु माना जाए, सभी देश अपने अपने मामलों में अपने अपने स्तर पर, चाहे वो आंतरिक मामला हो चाहे वो वैदेशिक मामला हो, वो अपने स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम हो। ठीक है, जब ऐसी स्थिति होगी तब आत्मनिर्भरता का विकास होगा और वे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। दूसरी बात है कि आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगे, और तीसरा यह है कि साझा विकास वो कर सकेंगे। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हम थोड़ा ये समझें कि भाई भारत इस मामले में ग्लोबल साउथ के संदर्भ में भारत का क्या कुछ पक्ष रहा है ना। तो यहां पर 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्लियर? पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि भारत ने कोविड काल में 250 मिलियन से भी अधिक टीके का वितरण किया। इन देशों में से भी अधिक टीका का वितरण। ठीक है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम विकास साझेदारी फंड, है ना, UNDPF यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट पार्टिसिपेशन फंड, है ना। इस फंड में पहले तो इस फंड की स्थापना 2017 में की गई थी। भारत ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। 2017 में स्थापना के साथ ही $150 मिलियन का फंड इसमें दिया गया भारत के द्वारा। और इसका जो ध्येय है, इस फंड का ध्येय क्या है कि जो भी, है ना, यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये आप समझिएगा। LDC यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की बात चल रही है, अल्प विकसित देशों की बात चल रही है ना। अल्प विकसित देश, ठीक है।
LLDC, है ना, लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि अल्प विकसित देश, लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि जो भू आबद्ध विकासशील देश हैं, उनके कंटेक्स्ट में ये बात की जा रही है ना। और एक है SIDS यानी कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, जो कि छोटे द्वीपीय देश हैं, उनके कंटेक्स्ट में ये बात की जा रही है। तो इन तीनों के लिए ये फंड जो है काम कर रहा है, और इन तीनों में आने वाले जो देश हैं वो सभी ग्लोबल साउथ के ही अंतर्गत आते हैं, है ना। ये आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि भारत ने किस तरीके से इस कंटेक्स्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्लियर। तीसरी बात ये भी आपको समझने की आवश्यकता है कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों में, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो आसियान हो, है ना, चाहे वो इब्सा हो, ठीक है, इन क्षेत्रीय संगठनों में भी भारत ने प्रतिनिधित्व निभाने की कोशिश की है इन देशों का, ठीक है। इनफैक्ट केवल इन क्षेत्रीय संगठनों में ही नहीं, बल्कि भारत ने WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, है ना, विश्व व्यापार संगठन में भी अल्प विकसित देशों और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व क्या है, उनकी मांग को रखने में इसने बड़ी भूमिका निभाई है। और साथ ही जो कॉप बैठकें, है ना, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया जा रहा है लंबे समय से, जैसे कि अभी भी ये आयोजन चल रहा है, तो इन सभी में भारत के द्वारा इन देशों का पक्ष रखा जाता है ना। और भारत की कोशिश हमेशा से रहती है कि इन देशों के लिए काम किया जाए, इन देशों को महत्व दिया जाए, इनको दरकिनार न किया जाए। क्लियर। तो ये सभी जो गतिविधियां हैं, ये सभी गतिविधियां भारत के माध्यम से अलग अलग स्तरों पर की जा रही हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट क्या है, ग्लोबल साउथ के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें आपको समझने की आवश्यकता है। भारत का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, क्या कुछ भारत का पक्ष है ना, और भारत ने इस पूरे मामले में क्या कुछ स्टेप्स लिए हैं, क्या कुछ कदम उठाए हैं, है ना। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है वो सवाल आप एक नज़र देख लीजिए कि ग्लोबल साउथ से आप क्या समझते हैं, भारत ने ग्लोबल साउथ के संदर्भ में क्या नीति अपनाई है। दो अलग अलग पक्ष हैं इस प्रश्न के, दोनों के बारे में आप आसानी से बता सकते हैं। ग्लोबल साउथ के बारे में जो मैंने आपको लोकेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश की, जो इसकी परिभाषा हो सकती है उन्हें समझाने की कोशिश की, और ग्लोबल साउथ के देशों में जो उनका साझा हित है, जो उनका साझा समस्याएं हैं उनकी, उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और साथ ही भारत ने ग्लोबल साउथ के संदर्भ में क्या कुछ कदम उठाए हैं, भारत का क्या अप्रोच है, दृष्टिकोण है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।